तो इंसिडेंट में क्या हुआ है ये तो काफ़ी हद तक आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि कोलकाता पुलिस जो है, शर्मिष्ठा जो है ये एक इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम वगैरह पे ये काफ़ी वो इनकी वीडियोस वगैरह आ रही थी जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और इन्होंने काफ़ी कुछ बोला। मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ ताकि जिन लोगों को पता ना हो उनको पता भी चल जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इन्होंने वीडियोज़ बनाई जिसमें इन्होंने बॉलीवुड को बोला कि भाई तुम चुप हो, तुम कुछ बोलते नहीं हो, खान्स को बोला, और पाकिस्तान को भी बोला कि पाकिस्तान जो है उनकी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो तब बहुत चिल्लाते हैं जब इंडिया अटैक करता है। जब पहलगाम में अटैक हुआ तब वो कुछ बोल नहीं रहे। और उसके बाद में शर्मिष्ठा ने एक और फिर वीडियो में एक चीज़ बोल दी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं उनके उसके रिगार्डिंग कुछ बात बोल दी जो काफ़ी फिर कंट्रोवर्शियल हो गई। हालांकि फिर बाद में शर्मिष्ठा ने क्या किया कि अपोलोजाइज करा और उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ नहीं काफ़ी दिन के डिफरेंस के बाद में क्या हुआ कि कोलकाता पुलिस, हालांकि इसके बीच में क्या हो रहा था कि एक आउटरीच था पब्लिक में, स्पेशली ऑफकोर्स मुस्लिम क्राउड में काफ़ी आउटरीच था। कुछ लोग थे जो फोटोज शर्मिष्ठा के पकड़ के और रोड पे फोटो लगा के और उस पर चल रहे थे ऊपर से अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए। कुछ लोग सीधे सीधे वीडियोस बना रहे थे रील्स में, और वीडियोस के जो सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी थ्रेटनिंग थे, काफ़ी गंदे वाले थ्रेटनिंग, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कोलकाता पुलिस पहुंच गई गुड़गांव, जहां शर्मिष्ठा उस टाइम पे थी, और उन्हें अरेस्ट करने पहुंच गई। अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जब कभी किसी और स्टेट की पुलिस किसी और स्टेट में अरेस्ट करने पहुंचती है ना, तो पहले वो वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर उसके बाद में अरेस्ट करने के बाद में भी वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है उसके पास उसको दिखाना पड़ता है उस बंदे को, और रीजन देने पड़ते हैं कि तुम उन्हें अरेस्ट करने क्यों आए। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद तुम अपने जो है पर्टिकुलर स्टेट ले जा सकते हो अरेस्ट करने के बाद। तो ये सारा कुछ हुआ ही होगा क्योंकि लीगली सब कुछ हुआ है। जुडिशियल कस्टडी मिल गई है शर्मिष्ठा की। अब जुडिशियल कस्टडी जो होती है ना, वो जेल टाइम नहीं होता। जब कोई गुनाह प्रूव नहीं होता ना, तो फिर पहले उसे जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाता है बंदे को। अप्रॉक्सीमेटली 14-15 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, और ये बहुत ही, समझ रहे हो, बहुत ही बेसिक तरीका है ये पॉलिटिशियंस का फायदा, मतलब अपने पैंतरे अपनाने का। सामने वाले को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में रख लो, उसके बाद में उसको, अगर कोई गरीब हुआ तो उस पर लठ भी टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई अमीर हुआ जो पढ़ना लिखना बढ़िया जानता है और अपोज कर सकता है, तो उसको फिर मेंटली थोड़ा सा हैरेस कर दो उस कस्टडी के दौरान पे। मेंटली हैरेस करने का कोई खास प्रूफ तो होता नहीं है, और आप बाहर आके बोलोगे भी तो बोलना सिर्फ प्रूफ नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, तो ये चलता है, और ये पॉलिटिशियंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में बोलो, वीडियो बनाओ, पर यार देखो मेरा काम ना न्यूज़ देना है नहीं यूजुअली। मैं जब उसके न्यूज़ के अराउंड कोई एनालिसिस होगा ना, तभी मैं वीडियो क्रिएट करूंगा। न्यूज़, मेरा न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं था इस बात से, क्योंकि टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसका, तो ये सिंपल सा पैटर्न है, ऐसे ही चल रहा है उनका सिस्टम, बहुत पहले से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। उनके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे ऐसे एमएलए बैठे हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जैसे सयोनी घोष है, उनका एक ट्वीट था, आप खुद ही ट्वीट देख लो। मतलब अपने घर में ऐसे लोग जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इतने गंदे तरीके से हर्ट करते हैं, और सामने वाले को गुड़गांव से अरेस्ट करके ला रहे हैं। और आप ये भी देखो, चलो मैं आगे बताता हूँ कि जब ये सब हुआ ना, तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम है असम के, उन्होंने बोला कि अब मैं अपने असम की पुलिस भेजूंगा और वजाहत खान को अरेस्ट कराऊंगा। वजाहत खान वही आदमी है जिसकी कंप्लेन के बाद में कोलकाता पुलिस पहुंची थी गुड़गांव अरेस्ट करने। लेकिन आप आयरनी देखो कि वजाहत खान की भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट निकली जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाया। आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा होगा। मैं ये सारी चीजें बोलना पसंद नहीं करता, मेरे को बहुत ही गंदा लगता है ये सब। आप जो भी है ये पढ़ लो। तो वजाहत खान को लगा होगा कि हम नहीं फंसेंगे, लेकिन भाई फंसोगे तो आप भी, दुनिया फंसेगी। जो भी गलत काम कर रहा है, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो वो फंस गए। उन पर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो गई। अब कोलकाता पुलिस के अंडर भी उसकी कंप्लेंट्स हो गई वजाहत खान के। लेकिन आयरनी देखो कि वजाहत खान को तो, जो कोलकाता में ही रहता था, उसको तो अभी तक कोलकाता पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। वो भाग गया है, ऐसे बोल रहे हैं कि फरार है। उसके पेरेंट्स वगैरह ने बोला कि उसके मेंटली हालत ठीक नहीं है और उसका फ़ोन हैक हो गया था, उससे पोस्ट हो गई। जबकि पोस्ट तो बहुत पुरानी है, पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। खैर आयरनी ये है कि कोलकाता में वजाहत खान तो मिल नहीं रहा कोलकाता पुलिस को, लेकिन एक लड़की जो लॉ की स्टूडेंट है, ध्यान रखना इस बात को, स्टूडेंट, वो पुणे में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। उसके बाद गुड़गांव में वो उस टाइम पे थी, और सब कुछ ट्रैक करके उसको पकड़ के ले भी आए। क्या एक्शन है, पर ये एक्शन एक ही तरफ चल रहा है, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, सेम ही पैटर्न है। तो मैं इसलिए कह रहा था, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। खैर अब इसमें एनालिसिस समझा देता हूँ मैं आपको, है ना, इसमें लोगों को थोड़ी हेल्प होगी इस बात को सुनने के बाद में। देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है ना, मतलब बीजेपी के एंटी वाली ज़्यादातर, सारी नहीं पर मतलब 50, 60, 70% मान सकते हो आप। बीजेपी ने ना कहीं एक चीज़ में बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है, एक गेम में। और गेम यह है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को ऑलमोस्ट छोड़ रखा है। उसको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके पास नहीं आने वाला। अप्रॉक्सीमेटली 15% का वोट बैंक है पूरे इंडिया का, 15-16% होगा। तो उन्होंने तो छोड़ रखा है, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस है, एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि सामने की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनको मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़वाओ। मतलब अपने आप ही लड़ पड़ती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ सोच के देखो,
टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है ना। कोलकाता पुलिस अरेस्ट करने गुड़गांव क्यों आएगी एक लड़की को जिसने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है? और क्या करवाओगे आप उससे? माफ़ी के अलावा आप क्या करवा सकते हो ये बता दो मेरे को। आप उसको क्या मतलब फांसी चढ़ा दोगे? आप उसको मतलब क्या 14 साल की जेल कर दोगे इस चक्कर में? माफ़ी मांग ली, उसने वीडियो डिलीट कर दी और वो एक्सेप्ट कर रही है अपनी मिस्टेक, दोबारा रिपीट नहीं करेगी। इससे ज़्यादा आप क्या करवा लोगे? क्यों अरेस्ट करके ले गए? क्या फ़ायदा हो रहा है? रिसोर्सेज का क्यों वेस्ट कर रहे हो? पर सवाल ये उठता है कि टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों कर रही है या वहाँ की गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि ये है तो मुस्लिम वोट बैंक का अपीसमेंट है ना, बहुत बेसिक बात है। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी को तो ये वोट बैंक मिलने ही नहीं वाला, तो फिर कर क्यों रहे हो? क्योंकि वही जो मैं स्ट्रैटेजी कह रहा था बीजेपी की, जो बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है। टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफ़ी भावुक है, तो फिर ऐसा ना हो कि कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा ले या सीपीआई जो वहाँ पे पार्टी है जिसने 20 साल रूल करा है वहाँ पे, वो फ़ायदा उठा ले और हमारा वोट बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्योंकि 27% 28% जो मुस्लिम वोट बैंक है वेस्ट बंगाल में, वो बहुत ही लॉयल है टीएमसी का। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो खेल ही खत्म है। फिर खेल खत्म है, बीजेपी वहाँ से ईजिली जीत जाएगी। ऑलरेडी बीजेपी बहुत सारे इलेक्शन से काफ़ी अच्छा परसेंटेज वोट बैंक ला रही है, लेकिन सीटें नहीं ला पा रही। यही सेम सिनेरियो हर जगह है ऑलमोस्ट। आप देख लो दिल्ली में भी आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपस में लड़ाई झगड़े दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो है। ऐसा ही यूपी में भी था, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव ने बहुत ही मास्टर माइंड स्ट्रैटेजी से पिछले इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया। और ये पूरे मतलब नॉर्थ और जो भी मतलब सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़कर ये हर जगह चलता है। बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है और ये सारे के सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें मैनिपुलेट हो जाती है। इस यही रीज़न है कि बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मतलब कोई कंपटीशन में भी नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 99-100 सीट पे थी कांग्रेस, तो कंपटीशन तो है नहीं। भले ही चलो जो भी है बीजेपी के रिजल्ट जैसे भी आए थे इस बार। अब देखो ऐसे एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, बीजेपी को वोट मत देना, ठीक है। मेरा जो वीडियो क्रिएट करने का पर्पस है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मत देना। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको एनालिसिस बढ़िया मिलना चाहिए, एक नंबर का एनालिसिस मिलना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आने वाले 10-20 साल जो इंडिया के हों वो बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएं। और वो भी मैं बताऊंगा क्यों बेहतर से बेहतरीन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आपस में लड़ाई होती है ना, इसके चक्कर में जो उसका खामियाजा है ना वो स्टेट को भुगतना पड़ता है। जैसे मैं अगर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दूं, तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट था 1960s में, थर्ड लार्जेस्ट तो उसकी जीडीपी थी, और पर कैपिटा इनकम मतलब लोग कितना कमाते हैं काइंड ऑफ, उसमें ये तीसरे नंबर पे थे पूरे इंडिया में। तीसरे नंबर पे समझ रहे हो आप, रिचेस्ट स्टेट मान लो आप ऑलमोस्ट, ठीक है। ऊपर से वेस्ट बंगाल जो है ना वो समुद्र के किनारे है, अच्छा खासा समुद्र उसके किनारे पे है, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उस स्टेट का। कोई सा भी स्टेट उठा लो यार, महाराष्ट्र उठा लो, तमिलनाडु उठा लो, कर्नाटका, गुजरात, सारे स्टेट जो है इनकी जीडीपी उठा के देखना आप, अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि भाई सी पे है, समुद्र है, ट्रेड चलता है वहाँ से, पोर्ट है वहाँ पे, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन वेस्ट बंगाल परफॉर्म नहीं कर पाया। इसका वन ऑफ द बेसिक रीज़न पता है क्या है? वन ऑफ द बेसिक, वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में सीपीआई जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने 20 साल मेरे हिसाब से 2 डेकेड्स तक रूल कराया वेस्ट बंगाल को। और उस टाइम वेस्ट बंगाल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, बुरा नहीं था, लेकिन बाद में करप्ट होने लग गया था। ममता बनर्जी जब पावर में आई थी ना, तो 2011 के आसपास आई थी, और उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे बहुत गंदे वाले, और उस प्रोटेस्ट में ही ममता बनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ना, सीपीआई जो गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रीज़ को मूव कर रही थी वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने जो है काफ़ी लैंड एक्वायरिंग कराई थी इंडस्ट्रीज़ को। उसमें ही टाटा का प्रोजेक्ट था, टाटा नैनो प्लांट का, और टाटा नैनो जो आई थी ना उसका प्रोजेक्ट वो खोल रहे थे, और टाटा ने सारा काम कर लिया था अपना, ज़मीन वमीन एक्वायर कर ली थी। लेकिन वहाँ पे इतने मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट हुए कि भाई ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं, हमारे पैसे खा जाएंगे, हमारी ज़मीनें खा जाएंगे, और पैसे पूरे नहीं दे रहे, और इसमें ममता बनर्जी आगे बढ़ के हिस्सा ले रही थी। इसका ही नतीजा था कि टाटा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके थे ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में, और उन्हें छोड़ के भागना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, मतलब भागना तो नहीं बोलना चाहिए। और फिर वो गए कहाँ? गुजरात, जहाँ मोदी जी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत ही सत्कार के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के उनका स्वागत करा। और ये बात आप ध्यान रखना, एक बात, पहली बात तो सिर्फ टाटा के लिए इंडस्ट्री नहीं थी, और भी इंडस्ट्री थी, नंदीग्राम, सिंगूर, अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज आई थी, सभी ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाई। एक बात आप याद रखना कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज की जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत ही बड़ी मेमोरी होती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। एक बार अगर ऐसी न्यूज़ मीडिया में चल गई कि भाई टाटा जो है वहाँ से चले गए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का लॉस करके, अब तुम्हारे पास 20-25 साल तक मेजर इंडस्ट्रीज नहीं आने वाली। यूपी की पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, ये तो पहले से ही था। वेस्ट बंगाल तो चलो रिच था ना पहले, यूपी तो और बिहार की सिचुएशन तो पहले से ही खराब थी। आज के टाइम में योगी गवर्नमेंट जो
जो है वो अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मेरे कुछ जानते हुए हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, मिलता रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन। बहुत कोशिश करती है गवर्नमेंट कि भाई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आए, ठीक है। सेंटर के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हुए हैं जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल अब वहाँ पे बन रही है, नोएडा में एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने की बातें चल रही है, ऑलरेडी बन ही रहा है शायद वो। लेकिन फिर भी ना यूपी में इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से मूव नहीं कर रही जितनी तेजी से एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों को कि भाई योगी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया कर दिया। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बिजनेसमैन की मेमोरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो 5-10 साल का नहीं सोचता, वो 20, 25, 30 साल का सोचता है, 50 साल का सोचता है। उसको ये है कि भाई आज तो तुम कह रहे हो कि सब बढ़िया चल रहा है, कल को गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर ये डर रहता है उनको, और वो इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसीलिए वेस्ट बंगाल में जब कभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होएगी ना, रूल चेंज होएगा, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे मान लो बीजेपी आ गई, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पे इंडस्ट्रीज को बहुत जल्दी ग्रो कर देगी, या वेस्ट बंगाल जो 24वीं पोजीशन पे पहुंच चुका है पर कैपिटा इनकम में, उसको उठा के टॉप पे पहुंचा देगी। कुछ इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत हार्ड होगा उनके लिए, बहुत मुश्किल। क्योंकि इंडस्ट्रीज बीजेपी के आने के बाद में इन्वेस्ट नहीं करेंगी वहां पे कि भाई क्या पता तुम्हारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए। ये तो चलो आगे की बात है, क्या पता बीजेपी ही इतनी अच्छी गवर्नमेंट वहां पे बना ना पाए कि भाई सिस्टम सेट कर दे और जो है इंडस्ट्रीज वगैरह मूव करें और लोगों की इनकम वगैरह बढ़े। यूपी बिहार के बाद मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल, और हो सकता है उनके आगे भी पहुंच गया हो, कि वहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए। दिल्ली एनसीआर में आपको बहुत सारे वेस्ट बंगाली मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो मैं ये कंक्लूसिवली ओवरऑल कहना क्या चाहता हूँ, मैं पहली चीज तो ये समझो आपके ये चीज बोलना बंद कर दो कि बीजेपी हेट फैलाती है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे फाइनली, है ना। पीके मूवी में क्या दिखाया कि भाई एक जो है वो बंदा जो है वो शिव जी का वेश धारण कर रखा है उसने, और उसके पीछे जो है आमिर खान भाग रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, आप यहाँ पे शिव जी के जो हमारे महाकाल हैं, महादेव हैं, उनके पीछे अगर आमिर खान भाग रहा है, तो फिर आप ना इस पिक्चर को चेंज कर दो और यहाँ पे किसी और रिलीजन के गॉड को लगा के देखो, फिर देखना बवाल कितना हो जाएगा। तो ऐसा सेकुलरिज्म हमारे देश में ना मोदी जी के आने से पहले से चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी हेट फैलाती है, नहीं, बीजेपी उस हेट का जवाब देती है जो पहले से फैल रही थी और बहुत पुराने टाइम से फैल रही थी। बस दिक्कत ये है कि जब जवाब आता है तो वो भी कहीं ना कहीं हेट ही होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चलो यार आँख के बदले आँख मत मांगो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपनी आँख ही फुड़वाते रहें, क्या आँख के बदले आँख क्यों ना मांगे। तो उसी के बीच में सारा कुछ सिनेरियो चलता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। पुराने टाइम से 1947 से भी अगर आप देखोगे ना, तो जिन्ना ने पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए इतनी जो है इंडिया में बवाल कराया। जिन्ना को वोट बैंक मुस्लिम्स का मिलता नहीं था इनिशियली। 2 इलेक्शंस हुए थे जिसमें जिन्ना पहला इलेक्शन जो है वो बहुत कुछ कर नहीं पाया, कुछ स्पेशल। बाद में उसने इतने लोगों को भड़काया ना कई सालों में, कि उसके बाद में पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए, और वैसे भी जिन्ना को इतना वोट पड़ा, बहुत ज़्यादा। जो वोट नहीं पड़ा था ना, मुस्लिम वोट बैंक जो नहीं पड़ा था जिन्ना को, वो मेजरली पता कहाँ का था? पाकिस्तान का। खैर कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जब पाकिस्तान क्रिएशन हुआ तो जिन्ना तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करता ही था। कांग्रेस भी पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद में मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट में लग गई, अच्छा खासा अपीजमेंट करने लग गई, और अनगिनत पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट करती है। सवाल ये उठता है कि इस सब में हिंदू वोट बैंक का क्या? इसीलिए बीजेपी को वोट डालना बहुत लोगों की मजबूरी है, और वोट डालेंगे। हेट का रिप्लाई ना दो, क्योंकि हेट और फैलती है, ये ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, और इसीलिए बीजेपी जीती, और बीजेपी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी हो जाती है हर बार। और आज की डेट में भी जब 10-12 साल गुजर गए ना, तब भी इंडिया का सेकुलरिज्म बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है, हिंदुओं के अगेंस्ट है। इंडिया का सेकुलरिज्म ऐसे मान लो आपके सारे धर्म बराबर हैं, बस हिंदू छोड़ के। यही चलता आया है, यही हो रहा है टाइम के साथ, यही होता आया है। और ये जो हुआ है अभी, जो शर्मिष्ठा का अरेस्ट वाला सीन, उसी का ही बहुत सटीक एग्जाम्पल है।